हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कि एक बिल बनाने में कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से लोग, संस्थाएं इन्वॉल्व होती। सबसे पहले ये बिल जो है किसी डिपार्टमेंट की ज़रूरत के हिसाब से जो मंत्री है, मिनिस्टर्स हैं, उनकी सहायता से, उनकी अगुवाई में बनता है। उसके बाद जो कैबिनेट की मीटिंग होती है सरकार की, वो उस बिल को पास कर देती है। उसके बाद ये बिल जाता है संसद के किसी भी सदन में। दोनों सदनों में सिंपल मेजॉरिटी से या 2/3 मेजॉरिटी से ये बिल पास हो जाता है। और अगर दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इसे पास कर देती हैं तो ये साइन होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति साइन करता है तो ये बिल जो है वो कानून का रूप धारण कर लेता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन ये एक्ट जो है उसी डिपार्टमेंट में दोबारा आता है जिस डिपार्टमेंट में ने कच्चा बना के ये बिल के रूप में इसको दिया था गवर्नमेंट को, और ये डिपार्टमेंट उसे फिर लागू करता है। इस तरह से जो ये मंडल कमीशन वाली रिपोर्ट है वो इसी तरह से लागू हुई थी। तो सबसे पहले यही था, प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी, और देश की सबसे बड़ी औपचारिक अथॉरिटी है। औपचारिक है मतलब इसके पास रियल में पावर नहीं है। रियल में पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। जो गवर्नमेंट कहती है उसी के अनुसार जो है राष्ट्रपति को काम करना होता है। प्राइम मिनिस्टर ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। वो एक्चुअल हेड है, मतलब उसके पास वास्तव में पावर है। और जितने भी गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं वो प्रधानमंत्री कैबिनेट के माध्यम से, कैबिनेट 25-30 मंत्री ऐसे होते हैं जो मेन डिपार्टमेंट संभालते हैं और उस पार्टी के मेजर व्यक्ति होते हैं उन्हें, और देश के महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जैसे फिनांस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है आदि संभालती है। उन्हें कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं। उसके बाद ये डिसीजन आया, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, अब पार्लियामेंट में हमारे, मैंने ये सब चार्ट में आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि पार्लियामेंट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। प्रेसिडेंट और 2 हाउस, और वो 2 हाउस हैं लोकसभा और राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी द सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट जिसे बोल सकते हैं हम, उसका एक सपोर्ट होता है लोकसभा में। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा में पार्टी जीतती है उसी का तो प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो वहाँ तो उसे मेजोरिटी होती है। और अगर कोई बिल वो लेके आता है लोकसभा में, उसे पारित होने से कोई नहीं रोक सकता अगर फुल फ्लैज्ड मेजोरिटी है गवर्नमेंट की। राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो ऐसे नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है। हाँ, वो बिल रोक सकती है अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है राज्यसभा में, बट सरकार उससे कोई खतरे में नहीं होती। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता सरकार के विरुद्ध। उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। तो अब ये देखते हैं कि जो चीज़ें हैं वो कैसे भारत में मंडल कमीशन वगैरह वो कैसे आया। मंडल कमीशन हैंस ये मंडल कमीशन के बारे में रिपोर्ट चीज़ें हैं वो कैसे आई भारत में, वो हम देखते हैं। जो द ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ द इवेंट्स, ये संस्थाएं आपने बता दी हैं। तो ये जो मेमोरेंडम आया ऊपर, ये लॉन्ग प्रोसेस थी। लॉन्ग प्रोसेस कैसे थी? 1977 में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जिसे जनता पार्टी की सरकार बनती थी। वो पहली बार ही बनी थी हमारे देश में। तो उसके कुछ लीडर चाहते थे कि जो भारत में बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए कमीशन बिठाया जाए। वो कमीशन ये बताए कि भारत में बैकवर्ड क्लासेस की क्या सिचुएशन है और उसे किस तरह से रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, ये बिहार के थे और इसके हेड थे इस कमीशन के। कमीशन में 5-6 लोग होते हैं, एक चेयरमैन होता है, उसी के नाम से कमीशन का नाम होता है।
Hence, it was popularly called the Mandal Commission. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes. इनको कहा गया, देखो सरकार के द्वारा कमीशन की नियुक्ति की गई, क्योंकि सरकार को ये लगता था कि बैकवर्ड क्लासेज हैं और उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है बैकवर्ड के सहयोग से भी आई थी। तो बीपी मंडल इसको हेड बना दिए गए। उनको कहा गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड भारत में कौन कौन है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा सकती है उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके विकास के लिए। द कमीशन गिव इट्स रिपोर्ट। तो इतने बड़े मुद्दे पर, और जब सारे भारत में बैकवर्ड क्लास फैली हुई थी तो 2-3 साल तो लगेंगे ही ना इनको। इन्होंने सर्वे किए, इन्होंने रिपोर्ट्स निकाली। तो 1980 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन का मतलब होता है सुझाव देना कि आप ये कर लीजिए, इनका विकास हो जाएगा। तो इसने तो सीधी सीधी बात की। वन ऑफ दिस वाज 25% ऑफ गवर्नमेंट जॉब, कि जितनी भी सरकारी नौकरियां उसमें 27% आरक्षण दे दो, रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और आप बैकवर्ड क्लासेस को नौकरियों में आरक्षण दे दीजिए। अब इसकी रिपोर्ट डिस्कस होती रही पार्लियामेंट में, और उस टाइम कांग्रेस का फाल होता गया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी कि अपने दम पे जीत सके। तो छोटी छोटी इन जो कमजोर मुद्दे होते हैं ना, उनका सहारा लेने लगती हैं पार्टियां। तो इंदिरा गांधी जब तक थी उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इस तरह के कदम उठाऊं। लेकिन जैसे ही लोकसभा इलेक्शन हुए 1989 में, इस इलेक्शन में जनता पार्टी को लगा कि अगर इनके वोट हमें मिल जाते तो हम शायद सरकार बना सकते हैं। तो इन्होंने अपना घोषणा पत्र किया और कहा कि इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। कहा कि अगर आप जनता दल को वोट दोगे तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। और लागू का मतलब क्या है, नौकरियों में आरक्षण दे देंगे। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन, और जनता गवर्नमेंट आ ही गई। उसके बाद वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट। और उसके बाद क्या क्या हुआ वो आप देखोगे। ये एक मेमो जो ऑर्डर है कैसे लागू होता है उसकी कहानी है। तो ये बताते हैं The President of India in his address to the Parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of the Mandal Commission. पहले ये थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को एड्रेस किया। भारत का प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग से भी एड्रेस कर सकता है, भाषण देता है। और जब सरकार बनती है ना, पहला संसद का सेशन चलता है, उसमें तो राष्ट्रपति का भाषण जरूर होता है। साल के शुरू में भी होता है भाषण। तो गवर्नमेंट उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। संसद में भाषण दिया कि हम मंडल कमीशन को लागू करेंगे। उसके लिए फिर 6 अगस्त 1990 को द यूनियन कैबिनेट टुक ए फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। कैबिनेट, आपको पता ही है कैबिनेट का मतलब जो मेजर मंत्री होते हैं और पीएम होता है, उसने डिसीजन ले लिया कि हम इम्प्लीमेंट को लागू करेंगे। अगले दिन क्या किया, नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया अबाउट दिस डिसीजन थ्रू ए स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एक स्टेटमेंट दी, लोकसभा और राज्यसभा को सूचना दी थी। उसके बाद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। कैबिनेट के फैसले को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये कार्मिक मंत्रालय होता है जहाँ भर्तियाँ या नियुक्तियाँ होती हैं कर्मचारियों की, द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट। और यहाँ जो सेक्रेटरेट या सेक्रेटरी बैठता है उस डिपार्टमेंट का, जो आईएएस अधिकारी होता है, डायरेक्टर होता है, उसने एक डिपार्टमेंट ने ऑर्डर ड्राफ्ट किया कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है और मिनिस्टर ने इसको अप्रूवल कर दिया है, और उसके बिहाफ पे मैं साइन कर रहा हूँ कि 13 अगस्त से अब ये होगा कि सारी नौकरियों में 27% आरक्षण। ठीक है।
For the next few months, this was the most hotly debate issue in the country. और इससे बहुत डिबेट हुए सारे देश में, न्यूज़पेपर मैगजीन सब इसके बारे में छापने अपने अपने व्यू दे रहे थे। और वो जो न्यूज़पेपर वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़, कोई से सही कह रहा था, कोई से गलत कह रहा था, भिन्न भिन्न ओपिनियन दे रहे थे लोग। इट लीड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट। इससे क्या हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हो गई, काउंटर प्रोटेस्ट शुरू हो गई। प्रोटेस्ट तो लोग किसी के विरुद्ध कर रहे, इस एक्ट के विरुद्ध कर रहे थे, काउंटर प्रोटेस्ट वाले इसको बचाने के लिए कर रहे थे। और ये वायलेंस था, मतलब हिंसक था आंदोलन। Some of which were violent. People react strongly because this decision affected thousands of job opportunities. क्योंकि सीधे सीधे नौकरियों पर इफेक्ट हो रहा था। जो इस रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते, उनकी रिजर्वेशन के कारण जो जॉब सीटें थी वो कम हो गई थी, उनकी कंपटीशन बढ़ गया था। They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in the government employees. और रिजर्वेशन का, आरक्षण का मतलब यही है कि उन लोगों को आरक्षण दिया जाए जो अभी तक गवर्नमेंट जॉब में जिनका मतलब इतना भागीदारी नहीं थी जितना होना चाहिए था। Other felt that this was unfair as it would deny equality of opportunities to those who did not belong to the backward communities. अब जो जर्नल हैं वो जो इस कैटेगरी से बाहर थे, वो लोग इसे एक असमानता की जो अवसर था उस पर चोट मान रहे थे, जो आर्टिकल 16 में दिया गया भारत के संविधान में, कि आप बैकवर्ड जो कम्युनिटी से लोग नहीं बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये हो गया ना, उनके लिए सीटें ही कम रह गई। दे वुड बी डिनाइड जॉब इवन दो दे कुड नॉट बी मोर क्वालिफाइड। बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिलती। आज भी देखोगे रिजर्वेशन जो जाती है, जो कट ऑफ जाती है किसी भी चीज़ की, जब नौकरियों में लगते हो तो बीसी का जो बच्चा है, ओबीसी जिन्हें बोलते हैं, वो 60 में भी शायद वो सीट प्राप्त कर लेता है, जॉब में प्राप्त कर लेता है, जबकि जर्नल के जो बच्चे हैं 70-75 में भी उनको नौकरियां नहीं मिलती। तो एक तरह से अन्याय है, या एक तरह से आप ये कह लीजिए कि किसी को ऊपर उठाने के लिए किसी को नीचे गिराया जा रहा है, जो एक सही चीज़ नहीं होती। तो ये डिस्कशन हम बाद में कभी करेंगे। Some felt that this would perpetuate caste feeling among people and hamper national unity. कुछ को लग रहा था इससे कास्टिज्म, कास्ट के आधार पर समाज विभाजित हो जाएगा और नेशनल यूनिटी को चोट पहुंचेगी। देखो इन चीज़ों के परिणाम तो कुछ ना कुछ तो गलत भी निकलते हैं। इन दिस चैप्टर वी वोंट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और बैड। इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये डिसीजन गुड था या बैड था, हम ये करेंगे कि ये डिसीजन लिया किसने, कैसे आया, और इतनी पावर किसके पास थी कि ये डिसीजन लागू किया गया। उसके बाद अब डिस्प्यूट हो रहा था, एक कह रहे थे कि सही है, एक कह रहे थे गलत है। और हमारी इन चीज़ों की जो झगड़े होते हैं इनको कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। कहीं कोई कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, क्योंकि आर्टिकल 16 में तो एम्प्लॉयमेंट की इक्वालिटी दी हुई है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, संविधान में परिवर्तन ही कर दिया और कहा कि क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है बच्चों, महिलाओं, बैकवर्ड के लिए अगर एक स्पेशल कुछ करना चाहे राज्य तो कर सकता है। यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिसीजन देते हैं ऐसे मामलों पर जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, या दो गवर्नमेंट, राज्य स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच हो। सम पर्सन एंड एसोसिएशंस अपोज टू दिस ऑर्डर फील्ड ए नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। कोर्ट में बहुत सारे केस आए। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप्ड इट्स implementation. The Supreme Court of India bounced all these cases together. देखो बहुत सारे केसेस आए, ये हाई कोर्ट में भी आए, सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट ने के पास एक पावर होती है कि इस तरह के जो जगह एक ही केस के विरुद्ध, एक ही मामले के विरुद्ध केस होते हैं तो उनको एक बना दिया जाता है और इकट्ठा ही डिसीजन दे देते हैं।
तो इसको इस केस का भी साझा सुनवाई हुई। साझी सुनवाई में इस केस में कहा दिस केस वाज नोन एज इंदिरा साहनी केस। इस केस को कहते हैं इंदिरा साहनी केस। ये लड़की भी इस रिजर्वेशन की वजह से एमबीबीएस में इसका एडमिशन नहीं हुआ था, तो इन्होंने अब केस किया हुआ था रिजर्वेशन की प्रणाली के विरुद्ध। तो बाई ए मेजोरिटी द सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट की जजों की एक बेंच बैठी 1992 में एक डिसीजन आया, ऑर्डर आया कि भारत सरकार बिल्कुल सही है, मतलब वो ऐसा कर सकती है संविधान के अनुसार। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाइड इट्स, लेकिन उसी टाइम गवर्नमेंट से भी पूछा गया उसने इसके द्वारा कि आपने ये ओरिजिनल ऑर्डर दिया क्यों, मतलब क्या कारण था, और अगर आपने ये दिया है तो सबसे पहले तो ये कि क्रीमी लेयर के लोग जो हैं उनको बाहर निकाल दो, मतलब ओबीसी में ही जो बहुत धनवान व्यक्ति हैं उनको ये रिजर्वेशन ना दी जाए, और दूसरी बात कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 1993 में ये आया ऑर्डर, और इस तरह से ये चीजें लागू हुई और जुडिशरी ने इस पर फैसले दिए। अब ये कहता है कि नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। हमने देखा कि किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है। कैबिनेट जो है वो फैसला लेती है, उसके बाद डिसीजन पारित होते हैं, और उसके बाद जो जुडिशरी है वो काम करती है। तो यही हमारे यहाँ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इस चैप्टर का जैसे नाम है। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज। जब देश की गवर्नमेंट काम करती है तो वो बहुत सारे काम करती है, जैसे द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, जो रोजगार है उसकी फैसिलिटी दे। वो टैक्स कलेक्ट करती है ताकि उस पैसे का जो है यूज लोगों की सुरक्षा के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिफेंस के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए की जाए। जैसे आप देखते हो बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे देश में चलते रहते हैं। गरीबों को घर दिलवाना है, अनाज देना है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना है। इट फार्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम, और इसके साथ साथ बहुत सारी वेलफेयर कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटीज किसके डिसीजन से होती है, मतलब वो डिसीजन कौन लेता है कि भाई इस तरह की योजनाएं चलानी है आपने, कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन हम लेंगे। तो ये डिसीजन होते कैसे हैं। अब देखिए कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, decision in their implementation there should be someone to determine what is right and what is wrong। तो इन डिसीजन से क्या होता है, मान लो सरकार ने कोई डिसीजन ले लिए, अब डिसीजन के बाद कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाते हैं, जैसे आपने ऊपर देखा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये रॉन्ग है या राइट है। तो ये आपने ये भी देखा कि रॉन्ग और राइट का फैसला हमारे यहाँ किसने किया, जुडिशरी ने किया। डिसीजन किसने लिया, गवर्नमेंट ने लिया, एग्जेक्टिव ने लिया। It is important that everyone should know who is responsible for doing what। हर किसी को ये पता होना चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट में है, जुडिशरी में है या विधानसभा में, उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी ड्यूटी क्या है। It is also important that these activities keep taking place even if the person in key position change। और ये भी है कि एक एक्टिविटीज जो एक व्यक्ति की जो एक्टिविटीज है, मतलब ये है, इसका मतलब ये है दैट एवरीवन शुड नो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको अपनी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए, अपनी पावर भी
पोजीशन का भी पता होना चाहिए। सो टू अटेंड टू ऑल दिस टास्क सेवरल अरेंजमेंट आर मेड इन द ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी। और इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म्स करने के लिए, इस तरह के डिसीजन लेने के लिए डेमोक्रेसीज में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई है, जिसका जिक्र संविधान में है। सच अरेंजमेंट कॉल्ड, और इस तरह के अरेंजमेंट को ही हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, संस्थाएं कहते हैं। जैसे विधान पालिका एक संस्था है जिसका काम कानून बनाना है। एग्जेक्टिव एक संस्था है, वो डिसीजन लेती है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए गए एक्ट्स को पास करती है। ए डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन असाइन टू देम। और ये कब बहुत अच्छा काम करेंगे? जो काम उनको सौंपा गया है वो बेस्ट करेंगे ना। सरकार का काम है कि लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर वो इस ढंग से काम नहीं कर पाई तो डेमोक्रेसी विफल हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन विफल हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ले डाउन बेसिक रूल्स ऑफ द पावर एंड फंक्शन। और किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बताता है कि आपके पास ये इंस्टीट्यूशन है और आपके पास ये पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन होता है कि आपने करना क्या है, आपकी पावर क्या है और आपकी ड्यूटीज क्या है और आप काम किस तरीके से करेंगे। इन एग्जाम्पल अबव वी सा सेवरल सच इंस्टीट्यूशन एट वर्क। हम देखते हैं कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इसको, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। ये क्या है? ये कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है, जैसे आपकी रिजर्वेशन का मामला है। कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, जो नीतिगत फैसले लेती है कि करना क्या है सरकार को। जो इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर, दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक परमानेंट कार्यपालिका होती है जिसमें आपके आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट्स, कर्मचारी आते हैं, और एक होती है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव जो 5 साल के लिए आते हैं या तब तक रहते हैं जब तक लोकसभा में उनका विश्वास मत बना रहता है। जो सिविल सर्वेंट होते हैं अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और जो पॉलिटिशियन होते हैं वो जनता के लिए काम करते हैं। तो दोनों मिलकर ये एक डेमोक्रेटिक सरकार और कल्याणकारी सरकार की स्थापना करते हैं। वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन। सिविल जो सर्वेंट होते हैं, जिन्हें आईएएस अधिकारी बोलते हैं इंडिया में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, उसके जो अधिकारी होते हैं वो मिनिस्टर के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। और जो झगड़े पैदा होते हैं गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन्स के बीच में, या किसी भी पॉलिसी या डिसीजन पर क्वेश्चन मार्क लगता है, तो ये कौन तय करता है कि ये डिसीजन सही है, गलत है, संविधान के अनुसार है या नहीं है, ये सब कुछ जुडिशरी करती है। कैन यू थिंक द अदर इंस्टीट्यूशन भी है हमारे देश में। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी। काम करना कोई आसान नहीं है। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन। ये भी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करती है। दिस कैन बी बाइंड द हैंड ऑफ द लीडर। ये नहीं है कि आपने लोकसभा में 333 सीटें हो या 376 सीटें जीत ली और आप कुछ भी कर सकते हो। नो, जो रूल एंड रेगुलेशन है वो नेताओं को बांध देती है, बैन लगा देती है कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स मीटिंग्स। इस तरह से इन संस्थाओं में मीटिंग होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, रूटीन वर्क होते हैं, और ये इसमें महत्वपूर्ण लोग बैठे होते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस। देखो, इतनी सारी मीटिंग रूटीन होते हैं तो बहुत सारे फैसले देरी से भी लिए जाते हैं। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेशन। और इस तरह से इंस्टीट्यूशन का काम जो है वो लोगों को ये फ्रस्ट्रेट करता है कि यार ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। लेकिन सब कुछ रूल रेगुलेशन प्रोसीजर्स के तहत किया जाता है ना, तो थोड़ी सी देर तो डेमोक्रेसी में लगती ही है। बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सम ऑफ द डिले एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल। कई बार देरी लगना या कॉम्प्लिकेशन करना वो वेरी यूजफुल होता है, क्योंकि उससे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जल्दी जल्दी फैसले ना लेकर आराम से फैसले ले। तब तक समय हमारे और परिस्थितियों का पता चल जाता है, और बहुत सारे लोगों से हम उससे कंसल्ट भी कर सकते हैं
ठीक है। कंसल्ट मतलब सलाह ले सकते हैं, और कोई भी ऐसी सलाह दे सकता है कि जो जिसे हमारे निर्णय सही साबित या गलत साबित हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजन टेकन बाय क्विकली। और इससे क्या है, मतलब जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की बजाय आराम से डिसीजन ले और वो डिसीजन जो है वो अच्छे ढंग से फिर बाद में उसका सही परिणाम साबित हो, मतलब वो सही रूप में सामने आए। मतलब जल्दबाजी में हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो शायद वो, या बिना रूल रेगुलेशन कोई भी काम कर देते हैं तो शायद वो हमारे लिए बाद में मुश्किल बन जाए। लेकिन डेमोक्रेसी में ये है कि बहुत सारा कंसल्टेशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, तो आराम से निर्णय लिए जाते हैं और वो सही साबित होते हैं। पार्लियामेंट के बारे में हम कल पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का इलेक्शन जो है वो जनता द्वारा डायरेक्टली होता है, राज्यसभा का स्टेट असेंबलीज के द्वारा होता है। उसके क्या क्या काम है ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।